हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 से 28 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। ये वीकली सीरीज है, वीकली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसको लेकर चलेंगे। ये छूट गया था वीक हमारा, तो इसको कवर करवा रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हुआ है, कोई बात नहीं है, इसको कवर करते हैं। उसके बाद जल्द ही हम लोग नेक्स्ट वीक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ क्विज वगैरह सब आपको प्रोवाइड की जाती है एमजेटी ऐप पर। तो जाइए फ्री में, इसी वीक की ही नहीं, बाकी के जो पुराने वीक हैं उनकी भी सारी चीजें आप फ्री में कंटेंट पा जाओगे एमजेटी ऐप पर। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी भेज जाती है, वहां से भी जाकर के चीजें आप प्राप्त कर सकते हो। 93 क्वेश्चन हो चुके थे पिछली वीडियो में, पिछले वीक के क्वेश्चंस में। आज हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों एडिडास। एडिडास टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर होगा। किट जो होता है ना, किट में क्या क्या होता है? इसमें बैट होता है, पैड होता है, ठीक है, ग्लव्स होते हैं। ये सभी को जो कंपनी स्पॉन्सर कहती करती है उसे कहते हैं किट स्पॉन्सर। ठीक है, तो ये किट स्पॉन्सर बन गई है एडिडास। और इससे पहले कौन थी? इससे पहले अभी कुछ महीनों के लिए था किलर जीन्स, जो क्लियर क्लोथिंग लिमिटेड है वो था। उससे पहले एमपीएल था, लेकिन एमपीएल बीच में छोड़कर चला गया था। फिलहाल अब एडिडास है। ठीक है, बीसीसीआई ने ये डील फाइनल करी हुई है। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है वर्तमान में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की गई? तो मुकाब की घोषणा की गई है सऊदी अरब के द्वारा। ये 800 बिलियन डॉलर का एक मेगा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनीज 800 मिलियन मेगा प्रोजेक्ट विल ट्रांसफॉर्म रियाद। ये रियाद में, या रियाद जो कि राजधानी है सऊदी अरब की, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये न्यू मुरब्बा नाम से एक हाईटेक सिटी बनेगी और इसके लिए मुकाब प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। मुकाब नाम की यहाँ पर एक बिल्डिंग भी बनेगी जिसकी ऊंचाई 400 मीटर होगी और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक होगी। तो सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंस किया है। प्रोजेक्ट मुकाब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 800 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे, हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज दोस्तों ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्पेन के ही हैं एक और खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। फिलहाल कार्लोस अल्कराज जो है, और अब तो आप जान ही गए होंगे कि टेनिस से संबंधित हैं ये। तो टेनिस का ये टूर्नामेंट था अर्जेंटीना ओपन, जिसको इन्होंने जीत लिया है। कार्लोस अल्कराज, इन्होंने कैमरॉन नोरी को हरा करके ये जीता हुआ है। ठीक है, अच्छा, कार्लोस अल्कराज ने ही यूएस ओपन भी जीता था। यूएस ओपन जो अभी हुआ 2022 में ना, 2022 में, पिछले साल वाला, उसको जीता था। मियामी ओपन भी और मैड्रिड ओपन भी इन्होंने पिछले साल जीता था। ठीक, अगर पूछा जाए टेनिस में, टेबल टेनिस अलग गेम है, टेनिस में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीता है, तो आप बताएंगे इस टाइम तो सर दो हो गए हैं। एक तो राफेल नडाल, ये 22 जीते हुए थे। अब इनकी बराबरी कर दी है नोवाक जोकोविच ने, क्योंकि नोवाक जोकोविच जो है, इन्होंने ही तो इस साल भी जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इस वजह से 22 इनके भी हो गए। तो टोटल 22 ग्रैंड स्लैम के साथ ये दोनों टॉप पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया? तो ये बैन लगाया गया है दिल्ली में। देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये बाइक टैक्सी की बात हो रही है। जो ओला, उबर और रैपिडो की जो ऑटो सर्विस है, जो ऑटो टैक्सी वगैरह है, या बाकी जो सर्विसेज हैं इनकी टैक्सी, वो चलेंगी। केवल बाइक टैक्सी पर इन्होंने बैन लगाया हुआ है, मतलब दिल्ली में ये नहीं चलेंगी। ठीक है, अच्छा, ये किस नियम के तहत ये किए हैं, ये डिसीजन लिए हैं? तो इन्होंने बताया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन कर रहे थे, इसको लेकर के इनको बैन किया गया है। ठीक, अगर ऐसा उल्लंघन होता है इस आदेश का, तो फिर 5,000 रुपए का जुर्माना पहली बार, अगली बार 10,000 रुपए का जुर्माना और कारावास भी होगा। ठीक है, आगे, टाटा ग्रुप ने कब तक के लिए महिला प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रयोजन अधिकार प्राप्त किया? तो यानी कि विमेन प्रीमियर लीग जो शुरू होने जा रहा है, डब्ल्यूपीएल होगा। जैसे आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही महिलाओं का डब्ल्यूपीएल होगा। तो डब्ल्यूपीएल जो होगा, उसका उसका भी स्पॉन्सर जो है, टाइटल स्पॉन्सर, यहाँ पर देखो टाइटल स्पॉन्सर है। अभी मैंने कुछ देर पहले किट स्पॉन्सर की बात की। किट स्पॉन्सर जो किट का स्पॉन्सर करे, टाइटल स्पॉन्सर जो टाइटल के पहले लगता है। ठीक है, टाइटल के पहले, जैसे टाटा आईपीएल आप सुनते थे ना, तो टाटा आईपीएल सुनते थे, अब टाटा डब्ल्यूपीएल भी आप सुनोगे, टाटा डब्ल्यूपीएल सुनोगे। तो डब्ल्यूपीएल की भी टाटा ही पा गया है
टाइटल स्पॉन्सरशिप। इसने 2027 तक के लिए ये शीर्षक प्रयोजन का अधिकार या कहें राइट्स प्राप्त कर लिया है। तो टाटा ही आईपीएल को भी कर रहा है, हालांकि आईपीएल का इस बार का इनका आखिरी होगा, 2 सालों के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट था और अगली बार फिर से बिड आएगी तो फिर से जो भी बोली लगेगी, अगर फिर से अगर ये जीत जाते हैं तो फिर पा जाएंगे टाटा ही आईपीएल का। लेकिन डब्ल्यूपीएल का फिलहाल 2027 तक यही रहेंगे स्पॉन्सर, ठीक है ना। तो टाटा ग्रुप गेट्स टाइटल राइट फॉर द विमेंस प्रीमियर लीग, आपके सामने आर्टिकल। अच्छा, सबसे महंगी खिलाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था, स्मृति मंधाना इस सीजन की सबसे महंगी खिलाड़ी, विमेन खिलाड़ी चुनी गई हैं, ठीक है। 3.5 करोड़ के 3.25 करोड़ के आसपास में शायद उनको खरीदा गया है, ठीक है। और 18.5 करोड़ के साथ सबसे महंगे पुरुष खिलाड़ी यानी कि आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं सैम करन। तो सैम करन और स्मृति मंधाना दोनों का नाम आप याद रखेंगे, दोनों महंगे महंगे खिलाड़ी हैं इस सीजन के, ठीक है ना। और स्मृति मंधाना को बेंगलुरु ने आरसीबी ने खरीदा है और इनको खरीदा है पंजाब किंग्स ने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट अमा क्रूस एआई लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है अभी हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा। देखो, अमा क्रूस एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रूस कृषि से लिया गया है, तो अमा क्रूस एआई। और देखो, अमा से मैंने आपको याद करवाया था बहुत सारी योजनाएं, ठीक है। तो अमा जहां पर लगता था तो क्या बताता था मैं कि उड़ीसा, आप याद रखिएगा उड़ीसा। आपके सामने वाईएसआर लिखा दिख जाए कोई योजना, वाईएसआर, ठीक है, तो वाईएसआर समझिएगा कि ये आंध्र प्रदेश की योजना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, तो आंध्र प्रदेश हो गया। और उड़ीसा में एक और आपको ट्रिक बताया गया था, मो भी अगर दिख जाए, मो, तो मो का भी मतलब वहां पर आप समझिएगा उड़ीसा की ही योजना है। ये सब कुछ आप अगर छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी अगर ध्यान में रखोगे ना, तो आराम से आपको, अगर नहीं भी पता रहेगा किसी योजना के बारे में, तब भी आप गेस कर ले जा सकते हो। तो अमा क्रूस एआई ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा में अभी, ठीक है। तो ये कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना है, तो आप उनको उससे मदद ले सकते हो, जो मशीन होती है, ठीक है। मतलब आप उसके पास कुछ लिख करके भेजोगे हाय, तो उधर से आएगा हेलो। आप पूछोगे कि ये खाद कौन सी डालनी चाहिए, तो वो बताएगा कौन सी डालनी चाहिए। ये होता है, ठीक है, चैटबॉट समझ रहे हो आप। मतलब कोई व्यक्ति वहां पर नहीं होता है, कोई जो मशीन के अंदर जो एल्गोरिदम फिट किया दिया गया रहता है, प्रोग्राम फिट किया गया रहता है, उसी हिसाब से वो आंसर्स करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू समझ करके, ठीक। आगे देखते हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2023 में कुल 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है। इसमें लोकसभा के कितने सांसद हैं? तो देखो, संसद रत्न पुरस्कार इस बार 13 सांसदों को मिला, जिसमें 8 लोकसभा से हैं, 5 जो हैं ये राज्यसभा से हैं, 5 राज्यसभा से हैं और 8 जो हैं ये लोकसभा से हैं। 8 5 हो गए 13। तो 13 सांसदों को इस बार संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 2010 से हुई थी, जब सबसे पहले ये प्रस्ताव, मतलब ये आइडिया दिया था भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। उन्होंने कहा संसदों को भी वही सम्मानित करना चाहिए जो अच्छा काम करे, तो इससे मोटिवेशन भी मिलेगा। और ये हुआ भी, देखो हर साल तब से दिया जाने लगा 2010 के बाद से, ठीक है। तो फिलहाल ये देखो, लोकसभा के ये 8 सांसद हैं, विद्युत बरन महतो, सुकांत मजूमदार, कुलदीप राय शर्मा, हीना विजय कुमार गावित, अधीर रंजन चौधरी, गोपाल चिन्नैया शेट्टी, सुधीर गुप्ता, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे। राज्यसभा की अगर बात करें तो जॉन ब्रिटास, श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान, मनोज कुमार झा, श्रीमती छाया वर्मा, विशंबर प्रसाद निषाद, ये है, ठीक है। में क्षेत्रीय भाषा मलयालम का में फैसला सुनाने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना? तो वो बन गया है केरल हाईकोर्ट। डेली करंट अफेयर अगर आप देखते होगे तो बहुत सारी चीजें आपको रिलेट करके बताया गया था। देखो, ये केरल हाईकोर्ट ना, ये पहला पेपरलेस हाईकोर्ट भी है, फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट ऑफ इंडिया है, ये हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा ये पहला क्षेत्रीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में, मलयालम में ये फैसला प्रकाशित करने वाला भी पहला हाई कोर्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला, चलो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप सारी चीजें देख पाओगे। चीफ जस्टिस मणिकुमार और जस्टिस साजी पिचली की एक पीठ के द्वारा मलयालम में अभी मलयालम हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, ठीक। आगे, हाल ही में किस मेट्रो ने यात्रियों के लिए भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट किया है दिल्ली मेट्रो ने, डीएमआरसी ने, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने ये अनाउंस किया है कि अब जो है ये पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करेगा। और इसके तहत होगा ये कि लोग मेट्रो में बैठे बैठे ही शॉपिंग कर सकेंगे, और वो जो प्रोडक्ट जिसकी शॉपिंग करेंगे वो अगर उतरेंगे मेट्रो स्टेशन पर, तो वहीं पर वो प्रोडक्ट उनको मिल जाएगा, वहीं से तुरंत डिलीवरी भी हो जाएगी,
ठीक है, ये बड़ा एक नया और यूनिक कॉन्सेप्ट है। मतलब आप जैसे सफर कर रहे हो, आपको जाना है जैसे कि राजीव चौक जाना है, तो राजीव चौक जाना है तो वहां पहुंचने से पहले आप वहीं पर शॉपिंग कर लो, परचेज कर लो, पेमेंट कर दो, सब कुछ कर दो, और जैसे ही पहुंचोगे राजीव चौक में, उतर के जा करके सामान ले लो उसको। ठीक है, डिलीवरी हो जाएगी वहीं पर तुरंत। चलो आगे। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और, मेट्रो के बारे में वैसे मैं आपको बहुत बार बता ही चुका हूँ, एक बार थोड़ा सा क्विकली तेजी से रिवीजन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट आते हैं। देखो, मेट्रो की शुरुआत भारत में हुई थी 1984 में, 1984 में कोलकाता में पहली बार मेट्रो चलाई गई। ठीक है, और कोलकाता में ही हुगली नदी में बन रहा है अंडर वाटर मेट्रो, 2023 के अंत तक ये चल जाएगा। तो याद रखिएगा कि हुगली नदी में अंडर वाटर मेट्रो चलेगी, जो कि भारत की देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी। दूसरी मेट्रो शुरू हुई थी 2002 में दिल्ली में। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई। और दिल्ली मेट्रो से दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे। एक तो ये देखो, भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप, और दूसरा आप याद रखोगे भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो यहीं पर चलाई गई, ड्राइवरलेस मेट्रो। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से अगर पूछा जाए सैनिटाइज किए जाने वाले कोच को पहला मेट्रो कौन बना, तो लखनऊ मेट्रो बनी। लखनऊ मेट्रो की शुरुआत 2016 में हुई थी, अखिलेश यादव ने की थी। ठीक है, अगर उसके बाद पूछा जाए कि सबसे गहराई पर मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है, तो आप बताएंगे पुणे मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, पुणे मेट्रो स्टेशन सबसे गहराई पे है। अभी तक दिल्ली में था, लेकिन अब रिकॉर्ड पुणे के पास चला गया है। क्यूआर कोड बेस पर टिकट सुविधा वाला, तो आप बताएंगे कानपुर मेट्रो। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ई श्रीधरन को। ई श्रीधरन को ये मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सम्मानित किया गया है। ये कहां सम्मानित किए गए वो कम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को मिला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। ये बात आप ध्यान ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहां मिला इनको, इनको मिला है ढाका में, और वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने इनको ऑनर किया है। ठीक है, तो ये 21 फरवरी को दिया गया, जब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो एक ही दिन, तो यहीं से आप इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बना सकते हैं। आगे, मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित करने वाली आयरन लेडी डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया। इन्हें कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जा चुका था, तो देखो डॉक्टर कनक रेले बहुत ही महान नृत्यांगना थी। ठीक है, मोहिनीअट्टम की, मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य होता है, याद रखिएगा। तो इनका अभी निधन हुआ है। इनको दोस्तों पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास, ये सभी सम्मान मिल चुके थे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए, इनसे रिलेटेड है। डॉक्टर कनक रेले, द आयरन लेडी हु रिवाइव्ड मोहिनीअट्टम पासेज अवे इन मुंबई। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से होता है मोहिनीअट्टम नृत्य, जो नृत्यांगनाएं जो होती हैं वो करती हैं, और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। तो पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास, संगीत नाटक अकादमी और भी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके थे। इन्होंने नालंदा डांस रिसर्च सेंटर और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की भी स्थापना करी थी। अगला है, हाल ही में मास्टर कार्ड के किस पूर्व सीईओ को अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया, तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है अजय बंगा को। अजय बंगा जो है ये मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, और ये भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय मूल के व्यक्ति अब बनेंगे वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष। किसी जगह पर आएंगे, डेविड मलपास की जगह पर। डेविड मलपास अभी तक थे, अब उनकी जगह पर अजय बंगा होंगे वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष। डेविड मलपास ने 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ दिया, यानी त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आगे, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई, तो ये नाम रखा जाएगा सीडी देशमुख जी के नाम पर। सीडी देशमुख, अगर आपको याद हो, आरबीआई के ये पहले भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। ठीक है ना, अगर आरबीआई का पहला गवर्नर पूछा जाए तो आप बताएंगे ओसबॉर्न स्मिथ, लेकिन आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर तो आप सीडी देशमुख बताएंगे। ये पूर्व वित्त सचिव भी थे भारत के, और पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके थे। आरबीआई के ये पहले भारतीय गवर्नर थे। इनके सम्मान में, इनके नाम पर मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदला जाएगा। ठीक, आगे, हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता, इसको जीत लिया है दोस्तों इस बार के लिए सज्जन जिंदल ने। सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू ग्रुप के हैं। ठीक है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सज्जन जिंदल चेयरमैन है। इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का टाइटल जीत लिया है। अभी और भी पुरस्कार जो दिए गए हैं उनको भी आप यहाँ पर देख पाओ, अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। लेकिन ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आप याद रखिएगा, केपी सिंह को मिला है डीएलएफ ग्रुप का, और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप अलग अलग कैटेगरी में देख ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और,
अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था बीएस बैंकर ऑफ द ईयर, ठीक है, अभी डेली करंट अफेयर में बताया गया था बैंकर ऑफ द ईयर। वो अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे एचडीएफसी के शशिधर जगदीशन को मिला है, जगदीशन, ठीक है। ये एचडीएफसी बैंक के ये एमडी और सीईओ हैं। यहाँ पर ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का है पुरस्कार, जो कि सज्जन जिंदल को मिला है। दोनों ही याद रखिएगा लिंक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को कहां पर आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? तो कैग जो है ना, अपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये आईएलओ के द्वारा बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में जिनेवा में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। यानी वहां पर आईएलओ को ये रिप्रेजेंट करेंगे एज ए कैग, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर। तो ये भारत के कैग हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। 2024 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। आईएलओ के बारे में अगर बात करें तो 1919 में स्थापना हुई थी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और गिलबर्टो हैंगबो इसके नए और वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक। आगे, हाल ही में मैन होल की सफाई करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है केरल। रोबोटिक स्क्वेंजर ये लॉन्च किया है, जो मेन होल, सीवर, गटर, इन सब की सफाई करता है। ये एक रोबोट है, ठीक है। इस रोबोट को नाम दिया गया है बैंडीकूट, नाम याद रखिएगा, बैंडीकूट, ठीक है। तो ये रोबोट होगा और इसको केरल सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। इसी से मिलती जुलती योजनाएं भी मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि एक आया था नमस्ते योजना, केंद्र सरकार की नमस्ते योजना, ठीक है, केंद्र सरकार की थी, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वालों के लिए। एक मैंने आपको बताया था कि ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला जिला बना था, पहला शहर बना था भारत का, आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश का शहर है, ठीक है। आगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा तो गया है, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुख्य सीवर कनेक्शन योजना भी लॉन्च की थी। अगला, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसने जीता? इसको भी जीत लिया है आरआरआर ने। आरआरआर ने अभी हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड में 4 पुरस्कार जीते, जिसमें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड शामिल था। ये लगातार अवार्ड जीत रही है और इसके बारे में मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। इसने कई सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तो गोल्डन ग्लोब है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसने जीता था, ठीक है, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। और अभी नाटू नाटू सॉन्ग ऑस्कर में भी चल रही है, ठीक है, देखना है कि वो जीतती है वहां पे कि नहीं। एस राजामौली के निर्देशन में बनी रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर जैसे एक्टर्स वाली ये फिल्म, इसने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में 4 पुरस्कार जीते हैं। एक तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का, दूसरा सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का, तीसरा सर्वश्रेष्ठ एक्शन का, और चौथा सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का, यानी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का, ठीक है। तो 4 पुरस्कार इसने जीते हैं। आगे, हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला भारत कौन सा देश बना? तो वो बन गया है भारत 7वां देश, ठीक है। क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में भारत है 7वें स्थान पे, टॉप 10 कंट्री में है भारत। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। क्रिप्टो कॉइन्स क्या होते हैं? जो ब्लॉकचेन आधारित कॉइन्स होते हैं, जो इंटरनेट मुद्रा होती है, जो आभासी या वर्चुअल करेंसी होती है, जिनको फिजिकली आप टच नहीं कर सकते हो। तो ऐसे चीजों को, ऐसी करेंसी को अडॉप्शन के मामले में, अडॉप्ट करने के मामले में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर लिस्ट है टॉप 10 की, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्राजील, यूएई, हांगकांग, ताइवान और देन इंडिया, ठीक है। आगे, ये सारी चीजें हैं, बाकी चीजें जो रिपोर्ट आई है उसमें। हाल ही में किस देश के राजकुमार जिग्मे वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो भूटान के जो राजकुमार हैं जिग्मे वांगचुक, वो भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे अपने यहाँ आधार कार्ड चलता है ना, आधार कार्ड जिसमें पूरा वर्चुअल सारा डिटेल्स रहता है, डाटा रहता है, ऐसे ही वहां पर भूटान के राजा ने लॉन्च किया है, एक नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी नाम से लॉन्च किया है, भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी, तो BNDI कह सकते हो। तो वो लॉन्च किया है। अब उसमें पहला डाटा ये हुआ कि चलो सबसे पहला व्यक्ति किसी से चुना जाए, तो पहला डाटा इन्हीं का दिया गया। हालांकि ये है 7 साल के, और उसमें रूल ये है कि 8 साल से लेकर के ऊपर के जो भी नागरिक हैं उनका डाटा रखा जाएगा उसमें, ठीक है, उनका आधार कार्ड टाइप का वो बनवाया जाएगा, NDI। लेकिन ये 7 साल के हैं, लेकिन पहले व्यक्ति थे भाई, और राजकुमार हैं तो फिर थोड़ा तो आरक्षण मिलना चाहिए इनको भी। तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेट्सपेमा, इनके उत्तराधिकारी के सबसे बड़े बेटे हैं ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यूपीआई सिस्टम भारत ने बहुत सारे देशों को दिया। भारत का यूपीआई सिस्टम 11 से ज्यादा देश यूज कर रहे हैं, उनमें से भूटान भी एक शामिल है देश, ठीक है। भूटान, नेपाल, यूएई, लंदन,
ये सभी यूज कर रहे हैं आज के टाइम पर। आगे बात करते हैं, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो वर्ल्ड बुक फेयर ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने आपको बताया था वो कोलकाता पुस्तक मेला था, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, ठीक है। वो जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला था वो कोलकाता में आयोजित किया गया और उसमें थीम कंट्री कौन थी? थीम कंट्री थी क्या? स्पेन। और स्पेन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि एक हुआ स्पेन का मैड्रिड पुस्तक मेला, और मैड्रिड जो पुस्तक मेला होगा वो होगा 2025 में, और उसमें भारत को चुना जाएगा, भारत को चुना जाएगा थीम कंट्री, ठीक है ना। ये दोनों लोग आपस में कर रहे हैं, ठीक है, अदला बदली। ये भी ध्यान रखेंगे आप, लिंक करके अगर चीजों को पढ़ोगे बहुत अच्छे से याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। ये 25 से 5 मार्च तक चला, 25 फरवरी से 5 मार्च, प्रगति मैदान नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल को क्यों? क्योंकि विलियम शेक्सपियर का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये अंग्रेजी के महान दार्शनिक भी थे, तो और कवि पोएट थे। इनकी पुण्यतिथि पर, जयंती मत बोल देना, पुण्यतिथि पर, ठीक है, पुण्यतिथि पर ये 23 अप्रैल होती है, और इस दिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे भी बनाया जाता है। अब और क्या क्या बताऊं, छोड़ो, ये विश्व पुस्तक दिवस आप याद रखिएगा, ठीक है, 23 अप्रैल को, और यूएन इंग्लिश डे भी। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत आ चुका है 42वें स्थान पर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, आईपी इंडेक्स जिसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी आईपी इंडेक्स भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आईपी इंडेक्स में हमेशा अमेरिका टॉप पर रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पर यूके रहता है, तीसरे पर चेंज होता रहता है, तीसरे पर फ्रांस इस बार है, ठीक है। भारत का स्थान 42वां इस बार है। तो आईपी इंडेक्स यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने नई दिल्ली में ये उद्घाटन किया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पर जो लोग तुक्का लगाते हैं ना, वो बारिसु कन्नड़ देख करके कर्नाटक तुक्का लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, हाँ माना कन्नड़ लैंग्वेज में है, लेकिन कन्नड़ लैंग्वेज को ऑल इंडिया प्रमोट करने के लिए दिल्ली में आयोजन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट बारिसु कन्नड़ा डिम दिमावा कल्चर फेस्टिवल एट ताल कटोरा स्टेडियम इन दिल्ली। ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। तो 25 फरवरी को ये उद्घाटन किया एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के तहत। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को यह शुरू किया गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, और उसी योजना के तहत यहाँ पर भारत को एकता के एक सूत्र में पिरोने के लिए बारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव आयोजित किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया। यह किसके जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है? कोल जनजाति महाकुंभ। ये कोल जनजाति महाकुंभ जो है, ये कोल जनजातियों को एक न्याय दिलाने या कहें कि एक उनको पहचान दिलाने के लिए आयोजित किया जाता है, और ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। सबरी माता के याद में उनकी जयंती के अवसर पर यह आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आप देख पाओगे यूनियन होम मिनिस्टर जो अपने गृह मंत्री है ना अमित शाह जी, ये गए हुए थे, एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता सहभागिता मंत्रालय के भी ये मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह जी। इन्होंने एड्रेस किया द कोल जनजाति महाकुंभ ऑर्गेनाइज ऑन द ओकेजन ऑफ सबरी माता जन्म जयंती एट सतना मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना में ये हुआ है सबरी माता का जन्म जयंती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों में ये कोल जनजाति ज्यादा पाई जाती है। वैसे सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। कौन सी? गोंड, ठीक है, याद रखना, ये सब फैक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया? तो न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया है दोस्तों अभी हाल ही में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने। ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस हैं, 50th CJI ऑफ इंडिया है ये, ठीक है ना। तो इन्होंने अभी न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया। ये क्या होता है न्यूट्रल साइटेशन? न्यूट्रल साइटेशन दोस्तों ये होता है कि किसी भी फैसले को उसको उसके रीजनल लैंग्वेज में भी प्रकाशित किया जाए, ट्रांसलेट कराया जाए, और ये चीज प्रोसेस चल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है ना कि अभी 30,000 से ज्यादा फैसले हैं, उन सभी फैसलों को ट्रांसलेट कराया जाएगा सबकी अलग अलग लैंग्वेज में,
जैसे कोई गुजराती में फैसला आया, कोई गुजरात पे दो अगर डिसीजन आया हुआ है तो गुजराती लैंग्वेज में वो कराया जाएगा, कोई मलयालम में है तो मलयालम में कराया जाएगा, हिंदी में हिंदी में कराया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके लिए मशीन लर्निंग टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वकीलों और जजों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आप भी थोड़ा मोड़ा करेक्शन करो, कोई इधर का उधर ना अर्थ का अनर्थ ना निकल जाए उससे। ठीक है, आगे 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल हो गए हैं पूरे। अब पीएम मोदी ने इस योजना को कहां से लॉन्च किया था ये आपको बताना है। पीएम मोदी ने ये योजना लॉन्च की थी गोरखपुर से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और वहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। ये वही योजना है जिसके तहत 6,000 रुपए वार्षिक रूप से दिए जाते हैं 3 किस्तों में किसानों को। ठीक है, तो ये बहुत ही चर्चित योजना है। इसके 4 साल हो चुके हैं पूरे 24 फरवरी को। तो जब 24 फरवरी 2004 को हो गया 2023 को हो गया 4 साल, तो मतलब ये शुरू कब हुआ था? 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये देखिए इसकी वेबसाइट पर है, पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, इसको आप ध्यान रखिएगा। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश शुरू हुआ था। वैसे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से कौन सी योजना शुरू हुई थी आप मुझे बताएंगे क्या कमेंट करके? और थोड़ा सा और हिंट दे दूं, मई 2016 में वो योजना शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करो ना। अच्छा, आप लोग की मेहनत से याद आया, मेहनत को आसान बनाने के लिए स्टैटिक जीके का मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग को कैसे ज्यादा से ज्यादा तैयार कराया जाए। इसके लिए मैंने 2 स्टेप्स उठाए हैं। एक तो फ्री स्टूडेंट के लिए फ्री वाला कंटेंट, एक थोड़ा बहुत अगर आप खर्च कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे तो वो वाला भी ऑप्शन है। तो देखो, स्टैटिक जीके का 200 क्वेश्चन का फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया गया है स्टैटिक जीके का। तो आप जाकर के उसको पढ़ लेना वन लाइनर के रूप में। और जिनको टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल में पढ़ना है और थोड़ा सा मतलब टॉपिक बाय टॉपिक भी रहे, चैप्टर बाय चैप्टर भी रहे, उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी रहे, मतलब पूरा पूरा ई बुक रहे, तो वो ई बुक अवेलेबल कराया गया है। और वो आपको हमारे एमजेटी ऐप पर मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम दाम पर वो भी मिलेगा। मतलब अभी तो मैं आपको आज दाम नहीं बताऊंगा क्योंकि होली आ रही है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी दाम बताने का कोई मतलब नहीं, आपको और सस्ते में मिल जाएगा, होली ऑफर में उसको ले डालो। ठीक है, उससे आपका स्टैटिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये चीजें देखो करनी चाहिए आपको। आगे, हाल ही में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। महिला टी20 वर्ल्ड कप हो, ठीक है, विमेंस का, कॉमनवेल्थ हो, ठीक है, ये जो भी हो ये सब ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है। विमेंस टीम ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब सब लोग पहुंचते हैं फाइनल में उससे खेलने के लिए। जैसे चेन्नई सुपर किंग में से खेलने के लिए नहीं पहुंचते सब लोग फाइनल में आईपीएल में, वैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, वो भी पीली जर्सी, ये भी पीली जर्सी, तो यही जीतता है। तो अगर जीता विजेता पूछा जाए तो आप हमेशा आंखें बंद करके महिला का अगर है तो आप लगा देंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत टीम की बात करें तो भारत बहुत पहले ही भारत हो गई थी सेमीफाइनल से ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने जीत लिया है। इसने छठी बार जीता है, ये भी एक रिकॉर्ड है, छठी बार इसने जीता हुआ है। 2010, 12, 14, 18 और 2020। ठीक है, उसके बाद 2023, 2022 में तो हुआ नहीं, 2023 में हुआ। तो दूसरी बार खिताबी हैट्रिक इसने लगाई है, यानी 3-3 का, 3 बार एक बार लगातार जीता एक हैट्रिक, फिर 3 बार एक बार लगातार जीता। केवल 2016 का नहीं जीती है बस। आगे, अफ्रीका में ये आयोजित हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अगला, किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने 2023 मार्कोनी पुरस्कार जीता? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको जीत लिया है हरि बाल कृष्णन ने। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और इन्हें 2023 का मिला है क्या? मार्कोनी पुरस्कार। मार्कोनी आप जानते हो ना, रेडियो की खोज करता थे और उनके नाम पे, उनके सम्मान में ये शुरू किया गया अवार्ड दिया जाना। तो मार्कोनी प्राइज दिया जाता है कंप्यूटर साइंटिस्ट को। ठीक है, तो इनको मिला है वायर एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप करने में इनका योगदान जो रहा है, क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन, उसके लिए। आगे, भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास किया? तो डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास भारत और यूएई के बीच में हुआ। किसके बीच में? भारत और यूएई के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट फ्लैग का ये 8वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण था। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ, ये इंडियन एयरफोर्स अभी जापान भी गई थी, जापान के एक अभ्यास में भाग लेने। वीर गार्जियन अभ्यास हुआ था। ठीक है, वीर गार्जियन, जैसे धर्म गार्जियन होता है ना, धर्म गार्जियन थल सेना का होता है भारत जापान का, और वीर गार्जियन अब शुरू हुआ है वायुसेना का, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये फिलहाल एलसीए तेजस भारत अपना भेजा हुआ है। एलसीए तेजस बनाया किसने है? एचएएल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये भी बता चुका हूँ आपको, बहुत ही छोटा, बहुत ही एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। तो यूएई में ये आयोजित हो रहा है। ठीक, आगे,
हाल ही में निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की? इसकी भी मेजबानी यूएई ने की। I2U2 देखो, अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होगे ना, तब आपको पूरा का पूरा मलाई मिल रही होगी। और अगर आप मंथली देखोगे तो हाँ, रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छा है, सही है, अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहूंगा, रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहते हो मतलब करंट अफेयर में अगर आपको पारंगत होना है तो आप डेली करंट अफेयर को फॉलो करो। डेली करंट अफेयर में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ, और रिवीजन भी खूब जमकर करवाता हूँ। तो आपको वो चीजें तैयार रहेंगी। डेली करंट अफेयर की अगर आदत डालोगे, 20 से 22 मिनट की वीडियो होती है रोजाना की, आप उसको जरूर देखा करो, ठीक है। तो I2U2 फिलहाल, I2U2 की मैंने आपको बताया था, आई से होता है इसराइल, आई से होता है इंडिया, और यू से होता है यूएई, और यू से होता है यूएसए। तो ये 4 देशों का एक नया ग्रुप है, और इसकी उप मंत्री स्तर की बैठक की पहली मेजबानी हुई है यूएई में, ठीक है। अभी नया नया ग्रुप बना हुआ है, तो यूएई ही होस्ट कर रहा है इस बार, ठीक है। और ये देखिए सारी चीजें हैं यहाँ पर। भारत की तरफ से दम्मू रवि गए हुए हैं। आगे, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता? तो इस बार सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की टीम विनर रही है। यहाँ पर आप देखोगे, मध्य प्रदेश मेंस सीनियर विमेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023। इसने महाराष्ट्र को 5-1 से हरा करके जीता है। झारखंड तीसरे पोजीशन पर रहा। प्लेयर ऑफ द मैच करिश्मा यादव, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्रतिभा आर्या को चुना गया है। अगला और आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी ने भारत के साथ 5.2 अरब डॉलर में कितनी पनडुब्बियों के लिए समझौता किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। जर्मनी के चांसलर अलोफ स्कॉल्ज ये आए हुए थे भारत में, भारत यात्रा किए, और उसमें इन्होंने भारत के साथ एक डील साइन करी है, जिसके तहत जर्मनी भारत के लिए बनाएगा 6 परमाणु पनडुब्बियां, यानी न्यूक्लियर सबमरीन्स, जो कि $5.2 बिलियन में होगा, ठीक है। ये डील साइन हुई है। भारत के पास 16 पारंपरिक पनडुब्बियों में से 11 जो हैं ये 20 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। इसलिए भारत चाह रहा है थोड़ा सा नई नई पनडुब्बियां आ जाएं एडवांस टेक्नोलॉजी की। तो इसके लिए जर्मनी के साथ इस बार समझौता किया है। अलाफ स्कॉल्स 25-26 फरवरी को भारत यात्रा किए थे, ठीक है। तो 2 स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बियां अभी वर्तमान में है भारत के पास, INS अरिहंत, INS अरिघाट। जो अरिहंत ही सीरीज का ही है एक हिसाब से, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर वाली है, ठीक है, न्यूक्लियर वाली पनडुब्बियां हैं। तो ये तो थे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक और शेयर कीजिएगा। इसकी क्विज देखो, हर प्रकार की क्विज, डेली करंट अफेयर हो, वीकली करंट अफेयर हो, मंथली करंट अफेयर हो, सबकी क्विज आपको प्रोवाइड की जाती है, और सबकी PDF आपको फ्री में दी जाती है डिटेल कंटेंट के साथ। ये सब आप प्राप्त कर सकते हो MJT ऐप से। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं MJT ऐप से जाकर के डिटेल में क्विज। तो डिटेल में क्विज आप जरूर सॉल्व किया करो, मतलब डिटेल में क्विज समझ रहे हो, क्विज सॉल्व करोगे उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पर डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्विज जरूर सॉल्व किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।